Hello everyone, welcome to EduChants. Today we are going to start another unit that is educational psychology. तो पहले हम लोग देखेंगे what is the relation between educational psychology, then principles and aspects of growth and development. इसके principles के बारे में एग्जाम में बहुत सारे पूछे जाते हैं. So let us discuss. First is relation between education and psychology. As we all know, philosophy is the mother of all subject. सारे subjects वहीं से आए थे. In fact, psychology भी वहीं से आया था. So द अर्ली साइकोलॉजिस्ट जो हम कहते हैं जिन लोगों को, या फिर साइकोलॉजी सब्जेक्ट का जहां पे शुरू हुआ था, वहां पे जिन लोगों ने इस पे काम किया था वो भी फिलोसोफर्स ही थे. सो द वर्ड साइकोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स. वन इज साइकी विच मीन्स सोल एंड लोगस मीन्स स्टडी, एज यू नो वेरी वेल. सो इट इज द स्टडी ऑफ सोल. सोल का अध्ययन कहा जाता था. ठीक है. द वर्ड हैज बीन इवॉल्व थ्रू मेनी फेजेस एंड चेंज इट्स मीनिंग. बहुत सारे समय के साथ ये चेंज होता चला है. एज यू ऑल नो कि यहाँ पे पहले कहा जाता था इट इज द स्टडी ऑफ सोल. देखिए, सोल एक चीज है जो कि एब्स्ट्रैक्ट है, उतना कॉन्क्रीट है नहीं. इसमें सारा कुछ अध्ययन कर पाना भी उतना पॉसिबल नहीं है. इज इट पॉसिबल टू स्टडी सोल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉन्क्रीटनेस? तो ये उतना कॉन्क्रीट नहीं है जितना हम सोच रहे हैं या फिर जितना लगता है. इसलिए इसको भी चैलेंज किया गया. हर चीज ना दुनिया में चैलेंज होता रहता है. ठीक है. हर एक चीज चैलेंज होता रहता है. और टाइम से टाइम, जितना भी आप टाइम आगे जाओगे ना, तो हर एक चीज का जो मीनिंग है वो बदल जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, नॉट ओनली अगर हम पैसे की भी बात करें, एक समय पे 10 रुपए बहुत ज्यादा होते थे, 100 रुपीज, 1000 रुपीज बहुत होते थे. आजकल तो कुछ भी नहीं है. ठीक है. वैसे ही द मीनिंग ऑफ फैमिली, द मीनिंग, जैसे पहले क्या हुआ करता था कि जॉइंट फैमिलीज. ठीक है. अब देखिए, न्यूक्लियर फैमिली ही सभी को पसंद आ जाता है. ठीक है. तो ओवरऑली अगर देखा जाए, हर चीज का मीनिंग समय के साथ ही चेंज हो जाता है. ठीक है. और इसीलिए ये जो साइकोलॉजी का मीनिंग है ये भी समय के साथ चेंज होता चला. फर्स्ट, साइकोलॉजी को कहा गया एज अ साइंस ऑफ सोल और स्टडी ऑफ सोल. मैंने कहा था उस टाइम के फिलोसोफर्स ही साइकोलॉजी को आगे लाए थे. इसलिए प्लेटो, अरिस्टोटल का ये मानना था कि साइकोलॉजी जो है वो सोल का अध्ययन होता है. ठीक है. धीरे धीरे आगे बढ़े समय के साथ, कहा गया इट इज द स्टडी ऑफ माइंड और साइंस ऑफ माइंड कहा गया. ठीक है. ये किसने कहा? इमैनुअल कैंट, वन ऑफ द फर्स्ट यू नो साइकोलॉजिस्ट टू डिफाइन अबाउट माइंड. इट इज द स्टडी ऑफ माइंड. नेक्स्ट इज साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस. आप कितना कॉन्शियस हो, आप कितना ज्ञात हो, आपको कितना पता है, कितना आप कॉन्शियस रहते हो, होश में रहते हो. ठीक है. ये कौन कहे थे? विलियम वुंट एंड विलियम जेम्स. और विलियम जेम्स का तो पता ही है आप लोगों को, लेकिन विलियम वुंट कौन है? इनको फादर ऑफ साइकोलॉजी क्यों माना जाता है वो मुझे कमेंट में बताइएगा आप लोग. नेक्स्ट इज साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ बिहेवियर. ये किसने कहा? जेबी वॉटसन ने कहा, जो कि अभी भी हम पढ़ रहे हैं, साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ बिहेवियर. तो ऐसा कोई मतलब नहीं है कि यही परमानेंट रहेगा. हो भी सकता है इसको भी चेंज कर दिया जाए टाइम के हिसाब से. लेकिन हर चीज ना जो भी चेंज होता है, कोई भी आप स्टेटमेंट देते हो, इट इज प्रूव्ड इफ इट कैन बी प्रोवाइडेड विथ एविडेंस. आप अगर एविडेंस दो तो हर कोई चीज को आप प्रूफ कर सकते हो. तो दे हैव प्रूव दैट साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर. क्योंकि बिहेवियरिज्म में आपने बहुत सारे एक्सपेरिमेंटेशंस देखे एनिमल्स के ऊपर. क्योंकि क्या होता है कि साइकोलॉजी हम कह रहे हैं कि स्टडी ऑफ बिहेवियर, लेकिन यहाँ पे नहीं कहा गया कि ये इंसानों का बिहेवियर है या फिर एनिमल्स का. क्योंकि मोस्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स, मतलब लगभग सारे एक्सपेरिमेंट्स एनिमल्स पे किए गए हैं, लेकिन उसे अप्लाई करा जाता है, जनरलाइज करा जाता है किसके ऊपर? ह्यूमंस के ऊपर. सो वी कैन नॉट से इट इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर ओनली. ठीक है. सो जेबी वॉटसन मानते हैं कि ये बिहेवियरिज्म पे है. और बिहेवियरिज्म को कैसे स्टडी करते हैं वो आपने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट में देखा होगा. अब धीरे 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 ये भी हो सकता है कि इसका मीनिंग और भी इवॉल्व होता जाए और आगे चेंज होता जाए. ठीक है. आगे चलेंगे. एजुकेशनल साइकोलॉजी. सो व्हाट इज एजुकेशनल साइकोलॉजी? मैंने कहा था हमेशा जहां पे भी आपको एजुकेशनल वर्ड दिखे, एजुकेशनल के साथ कोई भी मतलब चीज लगा है, अगर प्रीपोजिशन में एजुकेशनल लगा हुआ है, इसका मतलब है लैटर, मतलब बाद में जो है, सेकंड नंबर पे जो है, ये तो फर्स्ट नंबर पे आता है, सेकंड नंबर पे जो है, इसका प्रिंसिपल एजुकेशन पर अप्लाई होता है. इसका मतलब साइकोलॉजी का प्रिंसिपल जब हम एजुकेशन पर अप्लाई करते हैं और उसको अध्ययन करते हैं, इसको कहते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी. ठीक. ओके. Now, educational psychology is the application of psychological principles in the field of education and educational problems. Basically, education को समझने के लिए और उसके related problems को समझने के लिए जो principles psychology के apply होते हैं,
उसी को एजुकेशनल साइकोलॉजी कहा जाता है। इसका मतलब ये एक फील्ड ऑफ साइकोलॉजी है जहाँ पे हम एजुकेशनल सेटअप पर साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये एक स्कूल है या फिर एक इंस्टीट्यूशन है, वहां पे जितने सारे बच्चे, टीचर्स, पेरेंट्स, स्टेक होल्डर जो भी इन्वॉल्व है, इनके इनको समझने के लिए, एंटायर प्रोसेस को समझने के लिए जो सारे साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स अप्लाई करे जाते हैं, दैट इज called educational psychology. Psychology helps education to set educational aims by giving insight into child's attitude, ideas, aptitude, interest and emotions. तो साइकोलॉजी क्या करता है? अभी मैंने कहा कि वो एजुकेशनल गोल सेटअप करता है, ठीक है? जैसे कि बच्चे को किस लेवल पर क्या पढ़ाया जाएगा, डिफिकल्टी लेवल क्या रहेगा, ठीक है? टेस्ट का लेवल क्या रहेगा, कौन से चीज पढ़ाई जाएंगे, किस लेवल पर मैथमेटिक्स इंट्रोड्यूस करे जाएंगे, किस लेवल पर इंग्लिश इंट्रोड्यूस करे जाएंगे, व्हाट आर द एक्टिविटीज टू बी डन एट द लेवल ऑफ एजुकेशन। ये सब कुछ यही डिसाइड होता है थ्रू साइकोलॉजी, क्योंकि साइकोलॉजी आपको बच्चे के एटीट्यूड, आइडियाज, एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट, इमोशन ये सब समझने में मदद करता है। एंड दिस इज ओनली स्टडिंग चाइल्ड साइकोलॉजी, आई मीन यहाँ पे हम सिर्फ बच्चे की बात कर रहे हैं, चाइल्ड, rather than हम ये कह सकते हैं it is a holistic study which encompasses not only the child but also all the stakeholders involved in school or institution, ठीक है? चाहे वो टीचर हो, चाहे वो प्रिंसिपल हो, चाहे वो पेरेंट्स हो, ठीक है, या फिर अदर मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी हो। इट इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर while एजुकेशन इज द मॉडिफिकेशन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। साइकोलॉजी सिर्फ स्टडी करता है ह्यूमन बिहेवियर को, लेकिन एजुकेशन उसे मॉडिफाई करता है, उसे बदलता रहता है। तो फादर ऑफ साइकोलॉजी कौन है? विलेम वुंट है, ठीक है? अभी तक जो आंसर मुझे नहीं मिला वो मैंने पूछा था कि क्यों उनको माना जाता है फादर ऑफ साइकोलॉजी। विलियम वुंट को क्यों माना जाता है फादर ऑफ साइकोलॉजी? बिकॉज ही एस्टैब्लिश्ड फर्स्ट साइकोलॉजी लैबोरेटरी एट लिप्जिग, जर्मनी। लिप्जिग एक यूनिवर्सिटी है, इस यूनिवर्सिटी के अंदर इन्होंने सबसे पहले साइकोलॉजी लैब एस्टेब्लिश किया था, जो कि जर्मनी में है 1879 में। वैसे अगर एजुकेशनल साइकोलॉजी के फादर पूछे जाएं तो एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, E.L. थॉर्नडाइक, जिन्होंने ट्रायल एंड एरर लर्निंग थ्योरी दिया था, ठीक है? उसके बाद चलेंगे हम लोग रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशनल साइकोलॉजी। अभी मैंने क्या कहा था? एजुकेशन क्या करता है? बिहेवियर को मॉडिफाई करता है। साइकोलॉजी क्या करता है? उसे स्टडी करता है। सो साइकोलॉजी स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर वाइल एजुकेशन मॉडिफाइज इट। जिस ह्यूमन बिहेवियर को साइकोलॉजी स्टडी करता है, उसी ह्यूमन बिहेवियर को एजुकेशन मॉडिफाई करता है, चेंज करता है, मोल्ड करता है। Psychology helps educator to set educational aims by giving insight into child's attitude, ideas, aptitude and interest. यहाँ पे साइकोलॉजी सारे एडुकेटर्स को, एडुकेटर्स यानी टीचर्स भी हो सकते हैं, अगर पेरेंट्स भी पढ़ाते हैं, दे कैन ऑल्सो सीक हेल्प फ्रॉम साइकोलॉजी ऑल्सो। देखिए, जो भी पढ़ा रहे हैं, जो भी एडुकेटर्स हैं, उन्हें अपने लेसन का कह लीजिए, स्कूल का कह लीजिए, या फिर क्लास का कह लीजिए, एम को एस्टेब्लिश करने के लिए, यानी क्लास के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, टीचर्स लेसन में ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, स्कूल का भी ऑब्जेक्टिव होता है। ये सारे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव को फाइनलाइज करने के लिए साइकोलॉजी हेल्प करता है। इट हेल्प टीचर टू अंडरस्टैंड द लर्नर, लर्निंग प्रोसेस एंड लर्निंग एनवायरनमेंट। टीचर को ये मदद करता है ताकि वो बच्चे को समझ पाए जिनको वो पढ़ा रहा है, पूरा का पूरा प्रोसेस ऑफ लर्निंग, क्योंकि सभी का प्रोसेस ऑफ लर्निंग सेम नहीं है। जैसे कि हम लोग कहते हैं प्री स्कूल में लर्निंग स्टाइल इज डिफरेंट, लर्निंग प्रोसेस इज डिफरेंट, वो सेकेंडरी में नहीं होता है। और आप लोगों को एंड्रागोजी, जिसे हम कहते हैं टीचिंग टू द एडल्ट्स और एडोलेसेंट्स, जिनको हम पढ़ाते हैं, उनको पढ़ाने का तरीका अलग होता है। सो लर्निंग प्रोसेस इज डिफरेंट। साइकोलॉजी गिव्स यू इंसाइट अबाउट द लर्निंग प्रोसेस एंड द लर्निंग एनवायरनमेंट एज वेल। लर्निंग एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, लर्निंग एनवायरनमेंट में क्या होना चाहिए? देखिए, बहुत बड़े बड़े स्कूल में डिफरेंट क्या होता है फ्रॉम द विलेज स्कूल्स और द स्कूल्स विच आर वेरी मच डाउन ट्रोडन, जो कि बहुत ज्यादा डेवलप्ड नहीं है। उनमें क्या फर्क होता है? फर्क ये होता है कि लर्निंग एनवायरनमेंट, बड़े बड़े स्कूल्स में लर्निंग एनवायरनमेंट बहुत सूदिंग होता है, बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही एंटरटेनिंग होता है। लेकिन जो गांव में छोटे मोटे स्कूल्स है ना, वहां पे ज्यादातर क्या होता है? एनवायरनमेंट मैटर करता है, क्योंकि पास में ही रोड है, या फिर पास में ही गांव का झगड़ा चल रहा है, बैठने के लायक कोई चीज है नहीं, बारिश में पानी लीक कर रहा है छत से, या फिर पानी अंदर आ गया है क्लासरूम के अंदर, वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, बैठ नहीं पा रहे हैं, उनके पास एक अच्छा ब्लैक बोर्ड नहीं है, अच्छे टीचर्स नहीं है, प्लेग्राउंड नहीं है, किताब रखने के लिए जगह नहीं है, ठीक है? तो उस लायक वो चीज जहाँ पे होती है, वहां पे पढ़ने लायक कुछ होता नहीं। एनवायरमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, वेरी गुड। एनवायरनमेंट पढ़ने लायक नहीं होता है।
मान लीजिए मच्छी मार्केट है बगल में, वहां पे एक स्कूल है, तो क्या होगा पढ़ाई का हालत? बच्चे सब वहां पे देखेंगे कितना मच्छी कितने रेट में बिक रहा है। ठीक है। अगेन इंफ्रास्ट्रक्चर, एक ही क्लासरूम है जहाँ पे 3 क्लास के बच्चे पढ़ते हैं, 6 7 8, मतलब 6 आगे बैठेंगे, उसके पीछे 7th क्लास स्टूडेंट, उसके पीछे बैठेंगे 8th क्लास स्टूडेंट। तो इससे क्या होगा? इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है। और बहुत सारे ऐसे चीजें मैटर करते हैं। और ये चीजें क्या होता है कि अगर आप बहुत सारे बड़े बड़े स्कूल्स या फिर जो अच्छे स्कूल्स हैं, अच्छे स्कूल इसका मतलब है जिनके पास अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहां पे जाके देखिए क्या होता है, उनका हर एक सेक्शन के लिए अलग अलग क्लासरूम होता है। हर एक क्लासरूम को अलग अलग कलर में डिवाइड करा जाता है। मान लीजिए येलो कलर, पूरा येलो कलर, डेस्क बेंच सब कुछ येलो कलर का रहता है। जो मान लीजिए सेक्शन ए, क्लास 8 सेक्शन ए के लिए ग्रीन कलर, 9th ए के लिए, अगेन ब्लू कलर 10th बी के लिए, या फिर 10th ए के लिए। तो ऐसे में क्या होता है, उनको पढ़ने में मजा आता है। ऊपर से उनका डेस्क बेंच बिल्कुल फर्निश्ड होता है, स्मार्ट बोर्ड होता है, पढ़ने लायक इंटरैक्टिव स्मार्ट बोर्ड्स होते हैं, बुक्स के लिए रीडिंग रूम होता है, लाइब्रेरी होता है, ई रिसोर्सेस होता है। बताइए पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा बच्चा? ठीक है, हर एक चीज को उसे एक्सेस मिलता है। सो व्हाट मैटर्स इज लर्निंग एनवायरनमेंट ऑल्सो। सो यहाँ पे टीचर्स को ये सारी चीजें समझने में मदद करेगा। आप कहोगे फिर साइकोलॉजी में क्या मतलब है? अगर साइकोलॉजी समझ भी गया टीचर, तो फिर क्या ही कर सकता है जहाँ पे एनवायरनमेंट अच्छा नहीं होगा? कर सकता है। एक न्यूज आपने देखा होगा, साउथ अफ्रीका के एक टीचर थे जो कि कंप्यूटर वहां पे एक्सेस नहीं था। उन्होंने अपने चौक से ही अपने ब्लैक बोर्ड में एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो होम पेज होता है, वो इंटरैक्टिव पेज उन्होंने हाथ से ही ड्रॉ कर दिया था, जो कि इंटरनेट में बहुत वायरल होने के बाद माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स जो मालिक हैं, उनके सीईओ हैं, इन्होंने पूरा का पूरा उस स्कूल को अडॉप्ट कर लिया और वहां पे सारे कंप्यूटर्स इंटरनेट सब कुछ भिजवा दिए। आप सबको शायद वो याद होंगे वो टीचर। इसका मतलब है उनको लर्निंग एनवायरनमेंट पता था, दे हैव डेफिशिएंसी, उनके पास डेफिशिएंसी था, लेकिन वो कभी पीछे हटे नहीं। इसलिए कहा जाता है कि यूटिलाइजेशन ऑफ मैक्सिमम रिसोर्सेस अवेलेबल, यानी कि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेस जो भी है उसे मैक्सिमम यूटिलाइज करके आप पढ़ा सकते हो। दिस विल बी हेल्पफुल टू द टीचर विद द हेल्प ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है। इट हेल्प्स इन फ्रेमिंग प्रॉपर करिकुलम फॉर द स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर नीड, इंटरेस्ट एंड एबिलिटी। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप मतलब कोई भी लेवल के लिए क्या बना रहे हो, फॉर एग्जाम्पल करिकुलम बना रहे हो। जब मैंने अभी कहा कि आप लोगों को पता है कि स्कूल एजुकेशन का जो है फ्रेमवर्क बनने वाला है, प्री प्राइमरी का बनने वाला है, सेकेंडरी का बनने वाला है। ठीक है। पहले एनसीएफ एक ही हुआ करता था, अब एनसीएफ अलग अलग फॉर्म में रहेगा। तो ये जो करिकुलम बनाते हैं, क्या वो स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड ये सबको नहीं देखते हैं? देखते हैं कि नहीं देखते हैं? ऑब्वियस सी बात है, वो देखते हैं। ठीक है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब करिकुलम बनाया जाता है, तो बच्चों का नीड, इंटरेस्ट, एबिलिटी क्या सेम रहता है? फॉर एग्जाम्पल जो एनसीएफ 2005 में बना था, सेम मतलब मान लीजिए अगेन सेकेंडरी स्कूल के बच्चों के लिए, 9th 10th के बच्चों के लिए हम करिकुलम बना रहे हैं, क्या उन स्टूडेंट्स 2005 में जो था वही करिकुलम, वही सारे कंपोनेंट्स अब 2024-25 में रहेगा? नहीं रहेगा, क्योंकि विथ द टाइम एवरीथिंग इज चेंजिंग। तो हर एक चीज समय के साथ चेंज होता रहता है। तो आपको हर स्टेज के बच्चों को एनालाइज करना है, उनके नीड, इंटरेस्ट, एबिलिटी, और उसके हिसाब से आपको प्रॉपर करिकुलम बनाना है। क्लियर? नेक्स्ट इज इट हेल्प्स इन डिवाइजिंग डिफरेंट मेथड्स ऑफ टीचिंग लर्निंग फॉर क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव एंड इंटरेस्टिंग क्लासरूम। ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज कहा गया कि जब आप पढ़ाते हो, फॉर एग्जाम्पल पहले हम क्या पढ़ाते थे? ट्रेडिशनल अप्रोच में पढ़ाते थे, हर्बर्टियन अप्रोच में पढ़ाते थे। धीरे धीरे आया 5E अप्रोच, आइकॉन अप्रोच। ठीक है। तो ये सारे टेक्निक्स का क्या जरूरत था? क्योंकि आप यहाँ पे चाहते हो कि बच्चों को मतलब कंपैरेटिवली जो कंटेम्पररी मेथड्स हैं उससे पढ़ाया जाए, जो कि उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली हो। फॉर एग्जाम्पल आप अगर अभी गूगल से पढ़ के जाओगे और बच्चों को पढ़ाओगे, या फिर यूट्यूब से पढ़ के जाओगे बच्चों को पढ़ाओगे, तो बच्चे आपको सिखा देंगे कि सर ये मैंने ऑलरेडी पढ़ रखा है, अगर आपको चाहिए तो बताओ, मुझे बोल दीजिए मेरे पास है, वो आप मेरे से ले लो। इसका मतलब है पहले आप ये कर सकते थे क्योंकि आपको लगता था कि आपके पास एक्सेस है। आजकल
हर घर में एक्सेस है। तो आपको ना कुछ नया मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। अब वो सारा बोरिंग मेथड अभी चला गया, ठीक है, वो सारा मेथड अभी चला गया। क्यों कहा जा रहा है कंस्ट्रक्टिव मेथड, क्यों कहा जा रहा है? फॉर एग्जाम्पल, आप अभी कोई भी क्वेश्चन सेट करो, वायरल हो जाता है, और क्वेश्चन का आंसर बच्चे को पहले से पता होता है। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन अगर आप पूछोगे तो वो सारे जगह पर अवेलेबल है। लेकिन एक बार ऐसे करके देखो, एनालिटिकल क्वेश्चन दे दो, रिफ्लेक्टिव क्वेश्चन दे दो, एप्लीकेशन टाइप क्वेश्चन दे दो, और ओपन बुक एग्जामिनेशन कर दो। आप इंटरनेट पे सर्च करो, आप बुक्स में सर्च करो, कहीं पे आपको नहीं मिलेगा। यू विल यूज योर ब्रेन। इसका मतलब क्या हुआ? वी आर यूजिंग डिफरेंट मेथड्स फॉर टीचिंग बिकॉज ऑफ द डिमांड ऑफ द सोसाइटी। इट इंट्रोड्यूसेस न्यू थ्योरीज टू द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन। बहुत सारे नए नए थ्योरीज आते हैं एजुकेशन में, जो कि एजुकेशन को और भी स्ट्रांग बनाने में मदद करता है। क्लियर? तो ये है एजुकेशन और साइकोलॉजी के बीच का डिफरेंस एंड रिलेशनशिप। सो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में चलेंगे अभी सीधा। ग्रोथ क्या है? बेसिकली ग्रोथ कहा जाता है, कहते हैं ना कि ये ग्रो कर गया, प्लांट ग्रो कर रहा है। ग्रो कर रहा है मतलब जो हमें दिख रहा है, विच कैन बी मेजरेबल। नाउ ग्रोथ इन्वॉल्व्स चेंज इन बॉडी प्रोपोर्शन। बेसिकली बॉडी प्रोपोर्शन में अगर चेंज होता है, एज वेल एज इन ओवरऑल स्टैच्यूर। स्टैच्यूर मतलब आपका जो फिगर है, यानी कि आपका हाथ पैर, फिर सर देख के या फिर उंगली देख के पता चलता है आपका स्टेच्यूर क्या है, हाइट वेट वगैरह, ठीक है। एंड इन वेट द टर्म ग्रोथ दस इंडिकेट्स एन इंक्रीजिंग इन बॉडी डायमेंशन। बॉडी में अगर कोई परिवर्तन आता है, कोई चेंज आता है बॉडी डायमेंशन में, उसको हम ग्रोथ कहते हैं। बट द रेट ऑफ ग्रोथ डिफर्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर। एक पार्ट में जो ग्रोथ होता है वो दूसरे पार्ट में नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके मसल्स जितना ग्रो करेंगे, आपके नोज उतने ग्रो नहीं करेंगे, ठीक है। ग्रोथ स्टॉप्स एट अ पॉइंट विच इज कॉल्ड मैच्योरेशन। आपने देखा होगा, आप सभी का तो वैसे भी हाइट अभी बढ़ने वाला है नहीं, क्योंकि आप सभी 21 22 प्लस आ गए हैं। इसलिए कहा जाता है एक समय पे हाइट बढ़ता गया बढ़ता गया, लेकिन एक समय आया कि एक टाइम, जैसे कि मैंने अभी कहा, आप लोगों का वो तो क्रॉस हो चुका है। आपका हाइट देखे होंगे आप, क्लास 8 9 से बहुत ज्यादा बढ़ता ही गया बढ़ता ही गया, लेकिन अब वो बढ़ ही नहीं रहा है, ठीक है। वो अभी स्टॉप हो गया है। क्यों? क्योंकि दिस इज योर मैच्योरिटी, ठीक है। जब वो स्टॉप हो गया, दैट इज मैच्योरिटी, इसके आगे वो नहीं बढ़ेगा। वैसे ही कोई सा भी ग्रोथ हो, वो एक पॉइंट पर स्टॉप हो जाता है। जैसे कि, जैसे आप कहोगे सर, हमारे अंदर मतलब नॉट ओनली द आउटर पार्ट्स बट ऑल्सो इंटरनल ऑर्गन्स जो भी ग्रो करते हैं, वो भी एक पॉइंट पे आके रुक जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल योर हार्ट, ठीक है। आपका जो हार्ट है वो भी बचपन में जितना बड़ा था, क्या आज उतना ही बड़ा है? नहीं है, वो भी ग्रो करा, लेकिन अब वो स्टॉप हो गया है। क्योंकि अब ये मैच्योरेशन पॉइंट है। मैच्योरेशन पे क्या हो जाता है? इट स्टॉप्स एट अ पॉइंट, ग्रोथ स्टॉप्स, इट विल नॉट ग्रो एनीमोर। नाउ इन कॉन्ट्ररी डेवलपमेंट, क्योंकि हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को एक ही साथ यूज कर लेते हैं, बट दे हैव डिफरेंस। डेवलपमेंट में क्या होता है? इट रेफर्स टू क्वालिटेटिव चेंजेस। अच्छा, यहाँ पे मेजर कर पाते थे इसलिए ये क्वांटिटेटिव चेंजेस, क्योंकि आपको ये दिखाई देते हैं, यू कैन मेजर इट। ये क्वालिटेटिव चेंजेस प्लस क्वांटिटेटिव चेंजेस, ठीक है। ये ना कि सिर्फ क्वालिटेटिव और ना ही सिर्फ क्वांटिटेटिव, टेकिंग प्लेस साइमल्टेनियसली विथ क्वांटिटेटिव चेंजेस ऑफ ग्रोथ। यानी कि डेवलपमेंट इंक्लूड्स both qualitative as well as quantitative. That also means development includes growth, ठीक है। It may be defined as progressive series of orderly coherent changes. ये एक orderly change है, मतलब एक के बाद दो, दो के बाद तीन आता है, वैसे ही ये डेवलप करता है, ऑर्डरली ग्रो करेगा। एक के बाद पांच सीधा नहीं है, जैसे कि इन्फेंसी, उसके बाद चाइल्डहुड, उसके बाद एडल्टहुड, इस तरीके से आएगा। द टर्म प्रोग्रेसिव सिग्निफाइज दैट चेंजेस आर डायरेक्शनल, दैट दे लीड फॉरवर्ड रादर देन बैकवर्ड। डेवलपमेंट हमेशा फॉरवर्ड होता है, बैकवर्ड नहीं होता है। मतलब कि किसी को, मान लीजिए आपने नंबर सिस्टम सिखाया, 1 2 3 4 5 उसने सीखा, उसके बाद प्लस एडिशन सब्ट्रैक्शन ये सब सीखा, उसके बाद उसने लॉगरिथम सीखा या फिर ज्योमेट्री सीखा। अब उसको 1 2 3 4 याद ही नहीं है, ऐसा कभी हो नहीं सकता। ऑर्डरली एंड कोहेरेंट सजेस्ट दैट देयर इज अ डेफिनेट रिलेशन बिटवीन द चेंजेस टेकिंग प्लेस एंड दोज दैट प्रीसीड और विल फॉलो देम। फॉर एग्जाम्पल, आपने अगर कभी भी गाड़ी चलाया होगा, मतलब स्कूटर हो, स्कूटी हो या बाइक हो, इससे पहले आपने जरूर साइकिल सीखा होगा। अब साइकिल सीखने का इसके साथ क्या रिलेशन है? यस, रिलेशन है, क्योंकि द एक्ट ऑफ बैलेंसिंग, जो बैलेंस है ना, बैलेंस करने वाला, रोड का जो नॉलेज है, किस साइड में जाना है, कितने डिस्टेंस में आपको किसी को टेक ओवर करना है, ये सारी चीजें ना आपको साइकिल से ही पता चल गया था। बस डिवाइस चेंज हो गया, व्हीकल चेंज हो गया, बाकी सब सेम है, ठीक है। इसका मतलब है
ये इसीलिए कह रहा है कि ऑर्डरली होने से यही फायदा है। पहले तुम ये सीखो, उसके बाद वो सीखो। पहले आपको कहा गया था टेबल, जैसे कि 2 1 2, 2 2 4, ये सब क्यों सिखाया जाता था? क्योंकि यही सीखोगे तो मल्टीप्लाई कर पाओगे, इसलिए वो ऑर्डर था। जब ये सीखोगे तो वो इट विल हेल्प इन योर मैथमेटिकल डेवलपमेंट। ठीक है। नेक्स्ट, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। अब आते हैं, बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं डेवलपमेंट के, एज यू ऑल नो। इनमें जो इंपॉर्टेंट है वो सबसे पहला है द प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी मतलब डेवलपमेंट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। ये लाइफ लॉन्ग चलता रहता है। कहा जाता है ना, डेवलपमेंट इज कंटिन्यूस फ्रॉम मदर्स वोम टू टर्म। मतलब आप पेट में होते ही डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है आपका, जैसे फीटस से स्टार्ट होता है धीरे धीरे। ठीक है। तो अंत तक, जीवन के अंत तक आपका डेवलपमेंट होता रहता है। आपको पता चले या ना चले, आपको दिखे या ना दिखे, लेकिन डेवलपमेंट होता रहता है। इट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, ये कभी रुकता नहीं है। लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी मतलब कि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मैंने कहा इट इज नॉट यूनिफॉर्म और इट इज नॉट इक्वल टू एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी। डेवलपमेंट हमेशा यूनिफॉर्म नहीं होता है। जैसे कि लैंग्वेज डेवलपमेंट आपका जितना होगा, लैंग्वेज डेवलपमेंट आई मीन जो लैंग्वेज आप यूज कर रहे हो, वो डेवलपमेंट जितना होगा, उतना ज्यादा आपका सिंगिंग डेवलपमेंट या फिर आपका फिजिकल डेवलपमेंट या फिर आपका सोशल डेवलपमेंट उतना जल्दी नहीं होगा, या फिर फाइनेंशियल डेवलपमेंट उतना ज्यादा नहीं होगा। मतलब कि डेवलपमेंट के हर स्पीयर का यूनिफॉर्मिटी नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि मेरा लैंग्वेज जितना जल्दी डेवलप कर रहा है उतना आपका इंटेलेक्ट भी मतलब इंप्रूव करे। ठीक है। तो डेवलपमेंट इज नॉट यूनिफॉर्म या फिर डेवलपमेंट इज नॉट इक्वल टू एवरी स्पीयर। सोशल डेवलपमेंट कह लीजिए, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट कह लीजिए, लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट कह लीजिए, या फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट कह लीजिए, कोई भी डेवलपमेंट सेम नहीं होता है। हर एक का अलग अलग डेवलपमेंटल रेट होता है। नेक्स्ट इज इंडिविजुअल डिफरेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको स्टार मार्क करिए। इंडिविजुअल डिफरेंस, पूरा साइकोलॉजी इसी के चलते चल रहा है। मतलब पूरा साइकोलॉजी, अगर आप कॉलेज में हो या फिर स्कूल में हो, तो इंडिविजुअल डिफरेंस जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिविजुअल डिफरेंस मतलब नो टू पर्सन आर अलाइक, नॉट इवन आइडेंटिकल ट्विन्स। ट्विन हो, उनके बीच में डिफरेंस होता है। तो हर दो इंडिविजुअल के बीच में डिफरेंस होता है, चाहे वो कितना भी सेम क्यों ना हो जाए। तो डेवलपमेंट कह रहा है कि द रेट ऑफ डेवलपमेंट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। मेरे साथ ही एक स्टूडेंट पढ़ता है, या फिर मेरे साथ ही मेरा बेस्ट फ्रेंड पढ़ता है, या फिर मेरे साथ मेरा जुड़वा भाई पढ़ रहा है, लेकिन दोनों में खांसी एक साथ होता है, भूख एक साथ लगता है, सोते एक साथ है। ठीक है। मतलब सब कुछ सेम हो सकता है, लेकिन डेवलपमेंट सेम नहीं हो सकता है। ठीक है। अगर मान लीजिए इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी सेम है, लेकिन सोशल डेवलपमेंट सेम नहीं होगा, यानी किसी ना किसी फील्ड में डेवलपमेंट डिफर करेगा। सो द प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस इज यूनिवर्सल। आप कहोगे कि उसका बच्चा जल्दी पढ़ रहा है, मेरा बच्चा क्यों नहीं पढ़ रहा है? इंडिविजुअल डिफरेंस है। वो 4 घंटा पढ़ रहा है, इसलिए उसे याद हो रहा है। आपका बच्चा 8 घंटा पढ़ रहा है, तो उसको याद होगा। वो कहेगा मैं 4 घंटा पढ़ूंगा, उसके जैसा नहीं चलेगा। यूनिफॉर्मिटी इन पैटर्न, लेकिन पैटर्न सेम होता है, हर एक का पैटर्न सेम है। आपने कभी देखा है किसी का, मतलब इन्फेंसी के बाद बच्चा सीधा एडल्टहुड में चला गया? ठीक है। ऐसा कभी हो सकता है क्या? आफ्टर इन्फेंसी द चाइल्ड विल डेफिनेटली लॉन्च टू एडल्टहुड, ऐसा कभी हो नहीं सकता। सो यूनिफॉर्मिटी इन पैटर्न, पैटर्न इज यूनिफॉर्म, यानी सबके लिए सेम। देन मूविंग फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। ठीक है। पहले क्या होता था? जनरल मतलब हर चीज को वो एज अ टोटल देखता था, लेकिन अब वो स्पेसिफिकली हर कोई काम कर सकता है। जैसे कि जब पहले उसे भागना हो, चाहे खाना हो, चाहे कोई भी टॉय पकड़ना हो, वो पूरा अपना बॉडी, बॉडी का हर एक पार्ट, पूरा बॉडी उसके पास लेके चला जाता था। लेकिन अब जब उसे पता चला कि आई कैन ग्रैब द टॉय बाय माई हैंड, I can eat something by my mouth, and I can walk by my फिट ऑन माई फिट। ठीक है। तो उसे पता चला कि ये सारे स्पेसिफिक चीजें हैं जो मैं एक ही ऑर्गन से कर सकता हूं। सो दे मूव फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब है हर एक चीज इंटीग्रेट है, इंटर रिलेटेड है। ये दोनों पॉइंट्स को देख लीजिए, इंटीग्रेटेड एंड इंटर रिलेटेड, मतलब सभी एक साथ जुड़े हुए हैं, हर एक का दूसरे के ऊपर इंपैक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई मान लीजिए, अगर आप किसी जगह चल के जा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल यू आर वॉकिंग और यू आर रनिंग, तो मतलब ये सोच के देखिए, जब आप भागते हो तो आपके हैंड एंड फिट दोनों का मूवमेंट एक ही साथ होता है कि नहीं होता है? क्रॉस होता है, मतलब एक पैर आगे, एक हाथ आगे, एक पैर पीछे, दूसरा पैर पीछे। और जब आप भागते हो, एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी
इज वर्किंग, मतलब कि आपके आंखें भी काम कर रहे हैं, आपका हार्ट भी पंप कर रहा है, आपके हाथ पैर भी काम कर रहे हैं, आपका पूरा बॉडी काम कर रहा है। काम इसीलिए कर रहा है क्योंकि दे ऑल आर इंटररिलेटेड, दे ऑल आर इंटीग्रेटेड। अगर किसी एक में प्रॉब्लम होता है बाकी में प्रॉब्लम अपने आप आ जाता है। यू हैव ऑलरेडी फेल्ट दैट ड्यूरिंग द कोविड टाइम। कोविड टाइम में आपने देखा जिन लोगों को कोई भी प्रॉब्लम था, इम्यूनिटी में कोई भी प्रॉब्लम था, उनको फटाफट से कोविड चला जाता था और कोविड से उनको सांस लेने में प्रॉब्लम होता था, बुखार आ जाता था, पता नहीं क्या क्या होता था। शुक्र करें जो कि अभी हम लोग हैं दुनिया देखने के लिए, जो लोग तो चले गए वो चले गए, लेकिन दे ऑल आर कोरिलेटेड। ठीक है। सेफालोकॉर्डल एंड प्रॉक्सिमोडिस्टल टेंडेंसी। सेफालोकॉर्डल क्या होता है, प्रॉक्सिमोडिस्टल क्या होता है? देखिए, एक होता है कि ये ह्यूमन बॉडी है, सो डेवलपमेंट मूव्स फ्रॉम हेड टू फीट। ठीक है। डेवलपमेंट हेड से स्टार्ट होता है, फीट तक जाता है, मतलब ऐसे डाउनवर्ड्स। ये होता है सेफालोकॉर्डल टेंडेंसी। प्रॉक्सिमोडिस्टल मतलब हमारे इंटरनल ऑर्गन्स पहले डेवलप होते हैं, उसके बाद आपके आउटर ऑर्गन्स जो है वो डेवलप होते हैं। ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि प्रॉक्सिमोडिस्टल में फ्रॉम इनर डेवलपमेंट टू द पेरिफेरीज और टू द आउटर ऑर्गन्स, और सेफालोकॉर्डल में फ्रॉम हेड टू फीट, ये डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट इज प्रेडिक्टेबिलिटी। ऑब्वियस सी बात है कि आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि बच्चा जब इन्फेंसी में रहेगा वो टॉयलेट ट्रेनिंग सीखेगा या नहीं सीखेगा। जब बच्चा एडल्टहुड में या फिर एडोलेसेंस में जाएगा, उसमें डिसीजन मेकिंग या फिर थोड़ा सा नकचड़ापन जिसको हम कहते हैं, या फिर जो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन रहेगा या नहीं रहेगा, टिंडर एज वाला होगा, एक्टिविटीज करेगा कि नहीं करेगा, ये आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। ठीक है। ओके। नेक्स्ट इज स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। ये बस एक चार्ट है, ये आप सभी को पता है कि जो एज ग्रुप है बर्थ टू 2 इयर्स को हम इन्फेंसी स्टेज कहते हैं, 3 to 6 इयर्स को हम अर्ली चाइल्डहुड कहते हैं, 7 to 12 इयर्स को हम लेट चाइल्डहुड कहते हैं, 13 to 19 इयर्स को हम एडोलेसेंस या फिर टीन एज कहते हैं, क्योंकि 13 to 19 होता है, ये टीन एज होता है। 20 to 40 इयर्स यंग एडल्टहुड है। तो आप सब कहाँ पे हो अभी? आप सब अभी यंग एडल्टहुड में हो, राइट। नेक्स्ट इज 40 to 60 इयर्स मैच्योर और मिडिल एडल्टहुड, एंड अबव 60 इयर्स लेट एडल्टहुड और ओल्ड एज कहा जाता है। कहीं कहीं पे 65 भी लिखा होता है, उसमें कोई ज्यादा डिफरेंस है नहीं। ठीक है। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ड्यूरिंग इन्फेंसी। हर एक स्टेज का डेवलपमेंट क्या होता है, इन्फेंसी स्टेज में क्या डेवलपमेंट होता है एक बच्चे के अंदर, वो हम देखेंगे। फर्स्ट इज फिजिकल डेवलपमेंट। Infancy, during infancy period, what are the physical changes which occurs in a child? ठीक है। बच्चे के अंदर क्या क्या डेवलपमेंट होता है? फर्स्ट इज बर्थ टू 3 मंथ्स। अगेन इन्फेंसी में भी स्टेजेस होते हैं, 3 महीना, 6 महीना, 9 महीना, ऐसे करके चेंज होता है। फर्स्ट 3 मंथ्स में बच्चा क्या करता है, उसका नर्वस सिस्टम डेवलप करता है। नर्वस सिस्टम यानी न्यूरॉन्स जो है वो डेवलप करते हैं, उसके नसें जो है वो डेवलप करते हैं, एंड ऑल कनेक्टेड टू ब्रेन। आपको पता है ब्रेन से डेवलप होता है, ये नर्वस सिस्टम कनेक्ट होता है। अनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स। अभी देखिए जब कोई भी बच्चा पैदा होता है घर पे, या फिर आप किसी को पैदा होने के बाद देखने जाते हो, तो आप देखिएगा जब बच्चा सो रहा है तो सो रहा है, अगर नहीं सो रहा है, अगर देख रहा है, वो अपने हाथ पैर को इतना ज्यादा हिलाता है जैसे कि वो पूरा बेड हिला देगा। मतलब उसका जो छोटा सा बेड लगा होता है, छोटा सा वाला, वो उसको पूरा हिला देता है इतना जोर से। बस मतलब आंखों से ऐसे देखेगा, मतलब ब्लिंक करेगा, जीभ बाहर निकालेगा, बहुत सारे जो सलाइवा है उसका निकल जाएगा, बहुत सारा पोटी करेगा, और हाथ पैर ऊपर करके बस हिलाता रहेगा। ठीक है। हाथ पैर को बस ऐसे मारता रहेगा, ताकि मतलब उसमें वो जो मूवमेंट होता है ना, दैट इज अनकोऑर्डिनेटेड। व्हाई इट इज अनकोऑर्डिनेटेड? बिकॉज इट इज नॉट अ पैटर्न। वो पैटर्न नहीं है, उसमें कोई मतलब नहीं है। रिस्पॉन्ड टू ह्यूमन टच एंड वॉइस। ह्यूमन टच और वॉइस को वो रिस्पॉन्ड कर रहा है। रिस्पॉन्ड कर मतलब ये नहीं है कि तुम बुलाओगे, अच्छा मतलब आप बुलाओगे उसको नाम से, बाबू सुनो, या फिर अगर छोटी सी बच्ची है तुम लोग परी हाय करोगे, तो वो क्या तुम्हें हाय बोलेगी? नहीं बोलेगी। वो बस रिस्पॉन्ड करेगी। कैसे? आप देखिएगा, उसके मम्मी पापा जो उसका केयर लेते हैं, अगर वो पास आते हैं, उसको बुलाते हैं, अच्छा गुग्गू मेरा बच्चा, ऐसे कोई बुलाता है, तो वो हंसने लगता है, वो एक्साइटेड हो जाता है, उसे पकड़ते ही वो ज्यादा खुश हो जाता है। वो बयान नहीं कर पाता है, लेकिन उसके मूवमेंट से आपको पता करना चाहिए। इसलिए कहा जाता है उसका उसकी मतलब उसके जबान में वो बात नहीं है, लेकिन उसके एक्टिविटी से आप पता कर लोगे कि वो कितना खुश हो गया उसके मम्मी को या फिर पापा को या फिर केयर टेकर को देख करके। ठीक है। नेक्स्ट इज 3 to 6 मंथ। 6 मंथ में क्या होता है, दे हैव मोर स्ट्रेंथ एंड मसल कंट्रोल एंड कैन सिट विदाउट सपोर्ट।
6 मंथ तक अगर आप मतलब जितना 3 मंथ्स में था वो बस लेटता था रहता था, लेकिन अब उसको आप थोड़ा सा उठा के अगर बैठा दोगे, 3-4 बार ऐसे प्रैक्टिस कराने के बाद धीरे धीरे बैठाने की सपोर्ट करो, तो वो बैठ जाता है। ठीक है, वो खुद नहीं बैठ सकता उठ के, आप उसे अगर बिठा दोगे तो वो बैठ जाएगा। दे कैन लिफ्ट देयर हेड अप। पहले क्या हुआ करता था, मैं कहता था कि उसके, देखिएगा 3 मंथ तक उसका जो हेड है वो सिर्फ नीचे ही रहेगा, वो कभी अपने आप मुंडी ऊपर नहीं उठा सकता है, लेकिन अभी वो अपना मुंडी वो खुद ऊपर उठा सकता है। 6 to 9 मंथ्स में मूव्स इंडिपेंडेंटली बाय रोलिंग एंड क्रॉलिंग। ठीक है, तो यहाँ पे वो आगे बढ़ सकता है, मूव कर सकता है। वो कोशिश करेगा जहां पे उसे उसे वॉकर कह लीजिए या फिर कोई भी उसका छोटा सा बेड लगा हो, झूला लगा हुआ है, वहां पे वो रोल करने की, क्रॉल करने की, मूव करने की वो कोशिश करेगा, और वो इंडिपेंडेंटली क्रॉल कर पाएगा। दे ट्राई टू स्टैंड ऑन देयर फीट एंड होल्डिंग एन ऑब्जेक्ट फॉर फ्यू मोमेंट्स। यहाँ पे तो वैसे आजकल बच्चे, मतलब माँ बाप जो है ना, वो बहुत ज्यादा एडवांस हो चुके हैं। वो सोच रहे हैं कि बच्चा 6 महीने से ही यूसेन बोल्ट बन जाए या फिर दूती चांद बन जाए, इसलिए वो उसे खड़ा करके भगा के पता नहीं क्या क्या डिजाइन करके उसका जो बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, 1 महीना 2 महीना 5 महीना करके, पता नहीं, लेकिन जो भी है वो उसे क्या करते हैं, खड़ा करने की कोशिश करते हैं, खड़ा कर देते हैं कहीं पे भी, बोलते हैं, मतलब बोलते हैं, इसका मतलब है वो वहां पे उसे खड़ा कर देते हैं ताकि वो विदाउट सपोर्ट वो खड़ा हो पाए, एटलीस्ट ही और शी कैन स्टैंड। ठीक है, तो उसे खड़ा कर देते हैं, जिसके वजह से वो कोशिश करता है, पैर उतना स्टेबल नहीं होता है, फिर भी वो कोशिश करता है अपने आप में खड़ा होने के लिए। ठीक है, या फिर पहले क्या हुआ करता था बचपन में, एक बहुत ही अच्छा चीज है, आप उसके उंगली पकड़ा दो या फिर टॉय पकड़ा दो या खाना पकड़ा दो, हर चीज को वो मुंह में डाल देगा। मुंह में डाल के देखेगा कि वो कैसा लग रहा है। आपको लग रहा होगा ये बचपना है, बट आपने सिगमंड फ्रॉइड में पढ़ा है कि दे सीक प्लेजर फ्रॉम पुटिंग फॉर फ्रॉम पुटिंग एवरीथिंग इनटू देयर माउथ। वो मुंह में डाल के देखते हैं कि ये चीज में हम भरोसा कर सकते नहीं कर सकते। देखिए, आप तो अभी बड़े हो, तो आप अभी किसी भी चीज पे भरोसा करने के लिए आप क्या करते हो, आप कहोगे सर मैं देखता हूँ, खुद अपने आंखों से देखता हूँ, सुनता हूँ, फिर मुझे लगा अगर ये सही है तो फिर मैं उसको सही मान लेता हूँ। जैसे आप अब कोई भी चीज को टटोलने के लिए, वेरीफाई करने के लिए आप क्या करते हो, उसे देखते हो, उसे फील करते हो, देन इफ इट इज ओके टू यू, देन यू एक्सेप्ट इट। वैसा ही अप्रोच बचपन में था। बचपन में कोई सा भी चीज आपको भरोसे लायक होने के लिए आप उसे मुंह में डालते थे, देखते थे कि मुझे अगर सही लग रहा है, टेस्ट मुझे अच्छा लगा, तो फिर ये मेरे लिए सही है, नहीं तो मैं रिजेक्ट कर दूंगा। हाँ, ये चीजें जो है वो डिफर करते हैं। मैंने कहा था इंडिविजुअल डिफरेंस भी है, किसी में हो सकता है इस स्टेज में, किसी में नहीं हो सकता है। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ेंगे अभी। अब 9 to 11 12 मंथ्स, ठीक है, तो 12 महीने तक और क्या होता है उनके अंदर, 1 साल जब बच्चे को होता है तो वो क्रॉल रैपिडली, वो बहुत ज्यादा क्रॉल कर सकते हैं, कैन वॉक विथ सपोर्ट। अब वो चल भी सकते हैं लेकिन सपोर्ट के साथ, उसके उंगली पकड़ के, जो कहते हैं ना उंगली पकड़ के चलाना, वो होता है। दे ट्राई टू स्टैंड अलोन, वो खुद अकेले खड़ा होने की कोशिश करते हैं। देन 12 to 15 मंथ्स कैन गेट ऑन देयर फीट अलोन, वो खुद खड़ा भी हो सकते हैं। दे कैन वॉक अपस्टेयर बाय होल्डिंग द रेलिंग्स, रेलिंग पकड़ के, अगर सीढ़ी है तो सीढ़ी के जो साइड बगल में रेलिंग्स होता है उसको पकड़ के वो ऊपर चढ़ सकते हैं। वो नीचे नहीं उतर सकते, ठीक है, सिर्फ वो ऊपर चढ़ सकते हैं। 15 to 18 मंथ, 1.5 साल में क्या हो जाता है, दे कैन रन, मतलब रन मतलब वो फास्ट वाला नहीं, बस भाग सकते हैं थोड़ा बहुत। दे कैन वॉक अपस्टेयर्स एंड क्रॉल डाउनस्टेयर्स, चढ़ के ऊपर जा सकते हैं धीरे धीरे, लेकिन नीचे नहीं आ सकते, इसलिए वो क्रॉल करके आएंगे। 18 months to 2 years, 2 साल तक जब हो जाएंगे, दे कैन राइड ट्राईसाइकिल, जो मैंने कहा वॉकर टाइप का जो ट्राईसाइकिल बचपन में आपने चलाया होगा, वो वॉक अप एंड डाउन स्टेयर। अभी वो सीढ़ी चढ़ सकता है, नीचे भी आ सकता है, प्ले विथ ऑब्जेक्ट्स, अभी ये ऑब्जेक्ट के साथ खेलता है। उसके बाद आते हैं सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट। इन्फेंसी के टाइम में सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट क्या होता है, किसका मतलब उसका रिलेशन दूसरों के साथ कैसे होता है। सो अर्ली बिहेवियरल रेगुलेशन सच एज स्लीपिंग, ईटिंग एक्सेट्रा, वो मतलब सोता है, खाता है, ये सब वो कर सकता है 6 मंथ्स तक, मतलब 6 महीने तक बच्चे किसी से बात नहीं करते, बस खाते हैं, सोते हैं। सोशल स्माइल, रिस्पॉन्स टू फेमिलियर फेसेस, मैंने कहा अगर सामने उसका भाई आ गया या फिर मम्मी आ गई, या फिर उसे लगा कि ये मेरा केयर टेकर है, दोस्त है, दोस्त तो नहीं, मम्मी पापा या फिर अपने परिवारजन या फिर कोई केयर टेकर है, ठीक है, उसके सिबलिंग्स है, तो उसको वो स्माइल करता है। देखिएगा आप, बिल्कुल दांत नहीं होगा फिर भी वो स्माइल करता रहेगा, बहुत अच्छा लगता है ना वो वाला स्माइल, तो ये सोशल स्माइल है। इसका मतलब आप समझ जाओ कि द चाइल्ड एक्सेप्ट्स यू। ठीक है, और जिनको वो डरता है ना, वो देखते ही रोएगा, वो सोचेगा इसको हटा दो मेरे सामने से बस। डिस्प्ले मल्टीपल इमोशन,
अब मल्टीपल इमोशन का मतलब है यहाँ पे बहुत अच्छा एक, क्या कह सकते हो, ये जोक ही है। बचपन में देखिएगा एक इंस्टिंक्ट हमारा था कि मेरे सामने अगर कोई, मुझे अच्छा लग रहा है ना तो मैं हंसूंगा, मुझे भूख लग रहा है ना तो मैं रोऊंगा, मुझे मिला तो हंसूंगा, नहीं मिला तो रोऊंगा। बचपन में जो आदत था वो शायद 4-5 साल तक आपके साथ ऐसे ही रह गया कि एक समय पे आपके साथ वो ऐसा एक हैबिट हो गया था, जब आपको जहन में आया, यानी कि आप अभी, आपको अभी दिमाग में पता चला कि मेरे रोने से मुझे सब कुछ मिल रहा है, तो ये चीज आपने आज तक कंटिन्यू किया। स्पेशली लड़कियां क्या करते हैं, कोई भी चीज आज तक उसे पता है कि मैं रहूंगा तो मुझे सब कुछ मिलेगा, तो आज भी वो रोते रहते हैं, हर चीज के लिए रोते रहते हैं, बस मिले तो खुश, नहीं तो रोते रहते हैं। इट वॉज जस्ट अ जोक, क्योंकि बचपन में हम लोगों ने भी किया, बचपन में सब कुछ मिल जाता था, लेकिन अब जब स्कूल जाते हैं तो भी हम रोते हैं कि यहाँ मुझे वो चाहिए, ये मुझे चाहिए, वो मुझे चाहिए, नहीं मिलेगा तो रोएंगे। लेकिन एक टाइम आया जब वो मार पड़ी, आपको मार पड़ी घर पे, क्यों? उन्होंने कहा, अब अभी तुम बच्चा थोड़ी हो जो तुम रो रहे हो, मैं तुझे दे दूंगा, ये नहीं दूंगा अभी से। तब आपको पता चला, अच्छा यार अभी तो हम बच्चे नहीं रहे। इसका मतलब है, व्हेन यू वेर अ किड, ये व्हेन यू वेर अ चाइल्ड, आपको सब कुछ मिल जाता था। व्हेन यू क्राइड, खाना चाहिए, रोते थे। अब मुझे सोना नहीं है, उठ जाना है, पैंट गीला हो गया है मेरा, तो रोते थे। मम्मी पापा कहीं पे बात कर रहे हैं, आपको अटेंशन नहीं दे रहे, तो भी रोते थे, क्यों तुम लोग बात कर रहे हो, मुझे पकड़ो, मुझे घुमाओ। ठीक है, अटेंशन आप चाहते थे, लेकिन अब रो रहे हो तो मार पड़ रही है। ठीक है, सो एट दैट टाइम दे डिस्प्ले मल्टीपल इमोशन। कभी रोते थे, अगर वो बहुत जोर से रो रहा है बच्चा और उसकी मम्मी उसको उठा के बाहर घुमा के ले जाती है, तो सडनली उसका जो क्राइंग है वो क्राइंग नेचर बंद हो जाता है, वो सडनली हंसने लगता है। मतलब अभी इमोशन था रोने वाला, अभी इमोशन हो गया हंसने वाला। क्राइंग टू एक्सप्रेस बेसिक नीड्स सच एज हंगर, थर्स्ट एंड डिस्कम्फर्ट। उसे भूख, प्यास या फिर कोई अगर गीलापन महसूस होता है तो वो रोता है। अटेंशन सीकर, मैंने कहा अटेंशन चाहता है। अगर मतलब पड़ोसी आए हैं या फिर सभी अपने अंदर ही बात कर रहे हैं, उसे कोई पकड़ नहीं रहा है, उसको कोई देख नहीं रहा है, उसको कोई मतलब अटेंशन नहीं दे रहा है, तो वो रोएगा। अटेंशन सीकर है वो। 7 मंथ्स टू 1 ईयर में क्या होता है, डिस्प्ले एंग्जाइटी व्हेन नॉट केयर्ड। अभी मैंने कहा, अगर उसे कोई केयर नहीं कर रहा है तो वो एंक्सियस फील करेगा, वो रोएगा। इगोसेंट्रिक, वो अपने बारे में ही सोचेगा। आप चाहे रात भर सो या ना सो, उसको पकड़ के घुमाना चाहिए, वो इगोसेंट्रिक है, अपने बारे में सोचता रहता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस, अगर देख लेता है ये मेरे मम्मी है, ये मेरे पापा है, उसने ऑब्जेक्ट देख लिया है, ये मेरा है, वो मेरा है, ये घर मेरा है, ये मेरे अपने लोग हैं, तो वो उसके दिमाग में रह जाता है ऑब्जेक्ट परमानेंस। रेस्पॉन्ड टू वन नेम, हिज और हर ओन नेम। मान लीजिए उसका नाम दिया गया है, मान लीजिए कोई सा भी नाम, कोई छोटा मोटा नाम उसको दिया जाता है ना, बड़ा नाम तो नहीं दिया जाता है। जैसे कि उसका नाम, मान लीजिए उसको कोई छोटा सा नाम, बहुत ही छोटा सा नाम, परी जैसे, है ना, परी, छोटा सा नाम दे दिया गया है, परी। तो वो जब भी परी कहोगे तो वो रिस्पॉन्ड करेगा, हंसने लगेगी। ठीक है, इस तरीके से स्पीक फर्स्ट वर्ड, यहाँ पे सिर्फ एक ही वर्ड में, माँ बा पा ऐसे करके, सिर्फ सिंगल वर्ड में वो बोलने लगेगा 1 साल तक। उसके बाद 13 मंथ्स टू 18 मंथ्स, 1.5 साल तक क्या होगा, रिपोर्ट ऑफ अर्लियर कॉग्निटिव स्कूल। अब धीरे धीरे उसके कॉग्निशन में, दिमाग में सब कुछ चीज सेट हो रहा है। ठीक है, दिमाग में सेट हो रहा है, कॉग्निटिव स्किल धीरे धीरे डेवलप कर रहा है, वोकेबलरी ग्रोज अप टू 200 वर्ड्स। अब ये धीरे धीरे सीख रहा है, उसको बोलो ये दादा है, वो कहेंगे दादा, ये है भैया, भैया, धीरे धीरे कहना स्टार्ट करेंगे। सेल्फ अवेयर, दे आर अवेयर ऑफ देम सेल्फ, वो अपने बारे में सोचेंगे, ये मेरा शू है, ये मेरा शर्ट है, ये मेरा मतलब पैंट है, या फिर ये मेरा बॉक्स है, जो भी है। एम्पैथी फॉर केयर गिवर्स, अभी थोड़ा थोड़ा ये ईगोसेंट्रिज्म से आगे बढ़ रहा है, खुद अपने बारे में नहीं सोच रहा है। कभी कभी देखिएगा, आप उसको आइसक्रीम खिला रहे हो तो वो भी आपको 1 चम्मच आइसक्रीम बोलेगा, खाओ ना, ऐसे करेगा। इसका मतलब है दे हैव एम्पैथी फॉर केयर गिवर्स। 19 मंथ्स टू 2 इयर्स तक रेगुलेट इमोशनल एक्सपीरियंस, अब वो इमोशनल एक्सपीरियंस को बता सकता है। प्ले चॉइस बेस्ड जेंडर, बेस्ड ऑन जेंडर, यानी कि वो मेल जो है वो अपने घर वाला बिल्डिंग बनाएंगे, बिल्डिंग ब्लॉक करेंगे, या तो वो क्रिकेट बैट से खेलेंगे, इस तरीके से। जो गर्ल्स होंगे वो गुड़िया के साथ खेलेंगे, किचन यूटेंसिल के साथ खेलेंगे, इस तरीके से। एडवांस लिंग्विस्टिक स्किल, अब लैंग्वेज धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। टॉयलेट ट्रेनिंग, धीरे धीरे टॉयलेट ट्रेनिंग डेवलप हो रहा है, वो खुद का टॉयलेट वो खुद करेंगे। आइडेंटिफाई कलर्स, दे कैन आइडेंटिफाई कलर्स, तो इस टाइम में हम लोग उन्हें क्या देते हैं, कलरफुल डाइसेस वगैरह देते हैं। ठीक, उसके बाद डेवलपमेंट ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड में बच्चे का क्या क्या डेवलपमेंट होता है, सबसे पहले फिजिकल डेवलपमेंट अर्ली चाइल्डहुड में क्या होता है।
सो फ्रॉम 2 to 3 years डबल देयर हाइट एंड 4 times ऑफ वेट। अब धीरे धीरे जो बचपन में यानी इन्फेंसी में जो हाइट था, वेट था, अब इस पीरियड में उसका 2 से 3 साल में उसका हाइट और जो वेट है ना, वो दुगना और 4 गुना हो जाएगा रिस्पेक्टिवली। नेक्स्ट इज रैपिड फिजिकल चेंजेस टिपिकली हैव मास्टर्ड इन सेटिंग, वॉकिंग ट्रेनिंग एंड हाई हैंड आई कोऑर्डिनेशन। यहाँ पे फिजिकल चेंजेस तो होते ही हैं, उसके साथ ही साथ स्किल्स, जिसे हम स्किल कहते हैं, स्किल ऑफ सिटिंग, स्किल ऑफ वॉकिंग, स्किल ऑफ ट्रेनिंग, हैंड आई कोऑर्डिनेशन, ये सब धीरे धीरे डेवलप हो जाएगा। क्योंकि जैसे कि हैंड आई कोऑर्डिनेशन क्या होता है, आप ऊपर देख के, जैसे आप साइकिल चलाते हो, साइकिल चलाते वक्त आप क्या नीचे देखते हो कि आपका पहिया कहाँ पे चल रहा है, रास्ता कहाँ पे है? नहीं, यू आर जस्ट साइकिलिंग एंड यू आर जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड एंड यू आर जस्ट रनिंग बैक। सो आप ये सब करते हो बिकॉज ऑफ हैंड आई कोऑर्डिनेशन। आप आंखों से देख रहे हो, हाथ से कर रहे हो, आप नीचे देख के नहीं करते हो। कभी कभी आप जब लिखते हो तो आप ऊपर देख के भी लिख सकते हो, क्योंकि यू हैव अ गुड हैंड आई कोऑर्डिनेशन, तो ये डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट इज 3 to 5 years में क्या होता है, दे डेवलप फाइन मोटर स्किल। आपको पता है 2 प्रकार के स्किल होते हैं, एक होता है फाइन मोटर स्किल और एक होता है ग्रॉस मोटर स्किल। ग्रॉस मोटर स्किल मतलब, ग्रॉस मोटर स्किल मतलब जहां पे आपके सारे मोटर्स जो है या फिर सारे आपके बॉडी के पार्ट्स काम करते हैं, जैसे रनिंग, जंपिंग। जब आप भागते हो ना, रन करते हो, ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर वर्किंग टुगेदर टू मेक यू रन। भागते वक्त ये सारे कुछ यूज होते हैं, दैट इज ग्रॉस मोटर स्किल। फाइन मोटर स्किल में क्या होता है, व्हेन यू ओनली अप्लाई वन पार्ट ऑफ योर बॉडी टू कंप्लीट अ टास्क, जैसे राइटिंग। अभी आप लिखोगे तो सिर्फ हाथ से लिखोगे, पैर से थोड़ी लिखोगे। कैचिंग, कोई चीज पकड़ने के लिए आप पैर से करोगे, आई मीन हाथ से करोगे। कटिंग वैसे ही करोगे, मतलब किसी एक पार्ट से करोगे। जब आप फुटबॉल खेलोगे तो मतलब किसी को किक करना है तो आप पैर से करोगे ना, ठीक है? तो बेंच प्रेस करोगे, वो भी आप अपने पैर से करोगे। इसका मतलब है व्हेन यू यूज ओनली वन पार्ट ऑफ योर बॉडी टू कंप्लीट अ स्किल और कंप्लीट अ टास्क इज कॉल्ड फाइन मोटर स्किल। तो ये डेवलप हो जाएगा। स्किप एंड बैलेंस ऑन वन फुट, यानी कि एक पैर में बैलेंस उसका डेवलप हो जाएगा। फिजिकल ग्रोथ इज स्लो बट बॉडी प्रोपोर्शंस एंड मोटर स्किल गेट मोर रिफाइंड, यानी कि फिजिकल ग्रोथ कम होता है लेकिन बॉडी प्रॉपर्टीज और जो मोटर स्किल होता है वो रिफाइन हो जाता है। नेक्स्ट इज कॉग्निटिव स्किल आता है, ठीक है? यहाँ पे कॉग्निटिव एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट, यानी कि कॉग्निशन में और लैंग्वेज में क्या परिवर्तन आता है। सो रैपिड चेंजेस इन कॉग्निटिव एंड लैंग्वेज स्किल होता है। बिगिन टू डेवलप कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, हर एक चीज का ना कारण। पहले क्या हुआ करता था, बिना कुछ सोचे समझे वो किसी को कुछ भी बोल देता था, किसी के ऊपर पानी थूक देता था, ठीक है? थूक मतलब ऐसे थूक करके थूक देगा, या फिर किसी को कुछ भी बोल देगा, किसी का भी चीज ले आएगा, उससे चोरी नहीं पता है उसको, कोई कुछ नहीं पता है। लेकिन अब से वो धीरे 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 कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करेगा कि मुझे क्यों मम्मी ने मारा, मतलब ये इफेक्ट था, मारना था इफेक्ट। क्यों मारा? क्योंकि मैं किसी दूसरे बच्चे का पेन अपने घर ले आया था, इसलिए मुझे मारा, तो अब से मैं नहीं करूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा। तो कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप वो एस्टेब्लिश करने लगेगा फ्रॉम देयर एक्शंस एंड फ्रॉम द रिस्पॉन्स ऑफ केयर गिवर्स। वोकेबुलरी डेवलप्स 1000 वर्ड्स एट 3 years एंड 1500 वर्ड्स एट 5 years। 3 साल तक वो 1000 वर्ड सीख जाएगा और 5 साल तक वो 1500 वर्ड सीख जाएगा। जैसे कि उसका नाम पता चल जाएगा। जैसे बचपन में जब आप स्कूल जाते तो पहले आपको पूछते थे अपने बारे में बताओ, खुद के बारे में बताओ, तो आप क्या कहते थे, मेरा नाम वो है, मेरे पापा का नाम ये है, मेरे पापा ये करते हैं, मेरे मम्मी का नाम ये है, मेरे घर में 2 भाई बहन है, भाई ये कर रहा है, बहन ये कर रहा है, हम लोग यहाँ पे रहते हैं, हमारा गांव यहाँ पे है। ऐसे जो वोकेबुलरीज ना, वो सब जो वर्ड्स है वो डेवलप हो जाता है। लर्न्स टू यूज पास्ट टेंस, पहले क्या वो कहता था, वो सिर्फ कहता था कि मैं खा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। अगर वो कल भी किया होगा तो वो बोल रहा है कि मैं अभी नहा रहा हूँ, ठीक है? लेकिन धीरे धीरे इस स्टेज में वो पास्ट टेंस, मैं कल नहाया था, आज मैं नहीं नहाया हूं, यानी पास्ट टेंस वो यूज कर सकता है। थ्रू लैंग्वेज द चाइल्ड इज एबल टू कम्युनिकेट विद अदर्स एंड सॉल्व प्रॉब्लम, लैंग्वेज के थ्रू वो दूसरों के साथ बात करेगा और प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। अंडरस्टैंड बेसिक एंड लेस कंक्रीट कॉन्सेप्ट इंक्लूडिंग टाइम एंड मनी, वो अभी बेसिक चीजें समझने लगा है और कॉन्क्रीट चीजें समझने लगा है, जैसे कि टाइम, मनी, इसके बारे में, क्योंकि टाइम उसके सामने है। आपने बचपन में देखा होगा, एक टास्क तो आपने जरूर किया होगा कि मान लीजिए आपके पास 50 रुपए हैं, आप दुकान में जाते हो, 2 चॉकलेट लेते हो, 20 रुपए हो गए, तो आप कितना वापस लाओगे, ऐसे प्रश्न दिया जाता था, क्योंकि उसके पास पैसे भी थे
तो पैसे को उसने देखा। वैसे ये टाइम कितना हुआ है घड़ी में बताइए, ये टाइम कितना हुआ है, यहाँ पे छोटा कांटा है, यहाँ पे बड़ा सा कांटा है, तो बताइए टाइम कितना है। तो ऐसे कॉन्क्रीट एग्जाम्पल से उसे पढ़ाया जाता है एट दिस स्टेज। डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, अभी तक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट उसे डेवलप नहीं हुआ है। फॉर एग्जाम्पल आप कहोगे कि इस कॉर्नर का वैल्यू मान लीजिए x डिग्री है, ये सारे एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट उसको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट एट दिस स्टेज। व्हाट आर द सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट ऑकर्स इन अ अर्ली चाइल्डहुड। फॉर्मेशन ऑफ पीयर रिलेशन। अब देखिए अर्ली चाइल्डहुड में वो धीरे धीरे अपना दोस्त बना लेगा। और बचपन में सबसे बढ़िया बात ये था कि हमारे बीच में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था। कोई भी आपका एज का, मान लीजिए आप 2 साल के हो या फिर 3 साल के हैं, 3 साल का कोई भी बच्चा दिखा तो उसके साथ हम दोस्ती बना लेते थे। जेंडर आइडेंटिफिकेशन, वो लड़का है ये लड़की है ये सब पता चल जाता था। सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, यानी कि आपके अंदर सही और गलत का फर्क पता चलने लगा है इस टाइम में। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ कॉन्साइंस, आपके विवेक क्या कह रहे हैं, आपके अंदर का इंसान क्या कह रहा है, वो उसमें कॉन्फ्लिक्ट होता है। कभी कभी कहते हैं कि उसने मुझे मारा मैं भी उसको मारूंगा, ठीक है। कभी कभी ये लगता है कि मैं मारूं या नहीं मारूं, मैं उसका, उसने मुझे गाली दिया था सबके सामने, या फिर उसने मेरा शर्ट खींचा था तो मैं उसका शर्ट खींचूं या नहीं खींचूं। ये प्रकार का कॉन्साइंस उसके अंदर होता है और इगोसेंट्रिज्म अगेन यहाँ पे वापस आ जाता है। डेवलपमेंट ड्यूरिंग लेट चाइल्डहुड, लेट चाइल्डहुड में क्या डेवलपमेंट होता है देखिए। फर्स्ट इज इट इज नॉट कंसिडर्ड एन इंपॉर्टेंट स्टेज, इसीलिए यहाँ पे ज्यादा फोकस नहीं करा गया, क्योंकि इस स्टेज को ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं माना जाता है। जैसे कि लेटेंसी स्टेज ऑफ, किनका था लेटेंसी स्टेज, किनका था बताइए मुझे कमेंट में, लेटेंसी स्टेज किसने कहा था। सेक्सुअल एंड एग्रेसिव अर्जेस आर रिप्रेस्ड, यहाँ पे सेक्सुअल एंड एग्रेसिव अर्जेस को रिप्रेस कर दिया जाता है, ठीक है, होता है लेकिन रिप्रेस कर दिया जाता है। लर्न वैल्यूज ऑफ द सोसाइटी, अब धीरे धीरे सोशल एक्शन के बारे में उन्हें पता चला, सोसाइटी में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, बड़े क्या सोचेंगे, घर बार में क्या होगा, गांव में कौन क्या होगा, ये सारी चीजें उन्हें समझ में आता है। वेरी गुड सोनाली। सिगमंड फ्रॉइड ने कहा था लेटेंसी स्टेज, लेटेंसी स्टेज में ज्यादा डेवलपमेंट नहीं होता है, ठीक है। स्लो एंड स्टडी फिजिकल कॉग्निटिव एंड सोशल डेवलपमेंट, कहा मैंने लेटेंसी स्टेज या फिर लेटेस्ट चाइल्डहुड स्टेज में डेवलपमेंट नहीं होता है, ना के बराबर होता है, इसलिए यहाँ पे स्लो हो जाता है आपका फिजिकल कॉग्निटिव एंड सोशल डेवलपमेंट। लर्न क्लासिफिकेशन एंड फॉर्मिंग हाइपोथेसिस, यहाँ पे गेस करना स्टार्ट करता है, क्लासिफिकेशन कर पाना, यानी जैसे अभी यूटेंशियल कौन सा है, ठीक है, कौन सा वेजिटेबल में जाएगा। जैसे हम लोग बच्चे को पढ़ाते हैं ना कि these are the names of vegetable, these are the names of birds, these are the names of animals, these are the names of utensils, these are the names of musical instruments, ये सब सिखाते हैं, तो क्लासिफिकेशन सिखाते हैं। और यहाँ पे हाइपोथेसिस यानी कि गेस करना स्टार्ट वो करता है। हैंड्स ऑन लर्निंग एक्टिविटीज, यहाँ पे वो प्रैक्टिकल कर सकता है। एंथुजियास्टिक फॉर लर्निंग एंड वर्क, पढ़ने के लिए और काम करने के लिए, काम मतलब उसे कह दो कि वहां पे कूड़ा पड़ा हुआ है उससे उठा के फेंक दो, उसके बाद हम लोग खेलेंगे, तो वो काम कर देगा क्योंकि उसे खेलने का बहुत शौक है। अचीवमेंट ड्यू टू मोटिवेशन, अगर आप यहाँ पे उसको मोटिवेट करोगे तो वो बहुत ही अच्छा लर्न करेगा, क्योंकि अच्छा ये ड्राइंग तुमने बहुत अच्छा बनाया है और एक बना के लाओ, तो वो बना देगा क्योंकि वो मोटिवेटेड हो गया है। सेल्फ एस्टीम, अब वो सेल्फ एस्टीम जैसे मैंने अभी कहा, उसको अगर आप कहते हो बहुत अच्छा है तो वो अपने आप वो गर्व करने लगता है। उसका अस्टीम मतलब उसका रिस्पेक्ट, ठीक है। शेयर्स टॉयज एंड ऑब्जेक्ट्स विद पीयर्स, अपने दोस्तों के साथ वो अपना टॉय और अपना चीज शेयर करता है लेटर चाइल्डहुड में, ठीक। ओके, तो चलते हैं एमसीक्यूज पर। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑब्जेक्ट परमानेंस इज सीन एट, ऑब्जेक्ट परमानेंस किस स्टेज में दिखाई देता है, लेटर चाइल्डहुड स्टेज, इन्फेंसी स्टेज, एडोलेसेंस स्टेज, अर्ली चाइल्डहुड स्टेज, ठीक है। उससे पहले मैं बता दूं जितना आज हमने पढ़ा वो आपके सिलेबस के अनुसार पढ़ा, ठीक है। आपके सिलेबस में जितना था कि आपका जो डेवलपमेंट है फिजिकल कॉग्निटिव लैंग्वेज डेवलपमेंट अप टू योर लेटर चाइल्डहुड स्टेज, वहीं तक हमने पढ़ा, ठीक है। ओके वेरी गुड, कीप आंसरिंग एवरीवन। वेरी गुड जीता, पीएस, सोनाली, संगीता, ईशानी, मिनती, गायत्री, दीपिका, रीना, ये एंड्रॉइड कौन है, नाम थोड़ा सा चेंज कर दीजिए अपना। सुचिस्मिता, वेरी गुड, सभी का आंसर सही आ चुका है, इट इज बी, इन्फेंसी स्टेज में। और ऑब्जेक्ट परमानेंस होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, उसके माइंड में एक इमेज आ जाता है, जैसे आइकॉनिक हो जाता है, वो उसे याद कर लेता है, ठीक है। ए टॉडलर इज अ चाइल्ड बिटवीन, टॉडलर कौन होता है, टॉडलर का एज क्या होता है, टॉडलर, ठीक है, बर्थ टू 1 year ऑफ एज, 1 to 2 years ऑफ एज, 1 to 3 years ऑफ एज, 2 to 3 years ऑफ एज। सोच समझ के इसका आंसर कीजिए। ओके
वेरी गुड। जीता, रीना, संगीता, गायत्री, PS, मिनती, ईशानी। ओके, ईशानी इज हैविंग डिफरेंट आंसर। सुचिस्मिता, सोनाली। ओके, सो टॉडलर इज अ चाइल्ड बिटवीन 1 to 3 years of age। ठीक है, इट इज द स्टेज बिटवीन इन्फेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड। ठीक है, तो ये 1 to 3 years होता है। याद कर लीजिएगा इसे थोड़ा, क्योंकि कभी कभार नाम में कंफ्यूजन हो जाता है। टॉडलर कौन होता है, तो यही आपको आंसर देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन नंबर 3, हु अमंग द फॉलोइंग प्रपोज साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ माइंड। साइंस ऑफ माइंड किसने कहा था? इमैनुअल कैंट, विलियम जेम्स, विल्हेम वुंट, जॉन डुवे। किसने कहा था कि साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माइंड और साइंस ऑफ माइंड? यस, एवरीबडी ट्राई टू आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड। जीता, रीना, संगीता, PS, सोनाली, सुचिस्मिता, ईशानी, गायत्री, बहुत अच्छे। सो द आंसर इज इमैनुअल कैंट, वन ऑफ द फ्रंट लाइनर ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, विलियम इमैनुअल कैंट ने कहा था कि इट इज द स्टडी ऑफ माइंड। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। डेवलपमेंट फ्रॉम सेंटर टुवर्ड्स पेरिफेरल ऑर्गन, यानी इंटरनल ऑर्गन टू आउटर ऑर्गन्स, जो डेवलपमेंट है इसको क्या कहा जाता है? सेफालोकॉर्डल, प्रॉक्सिमोडिस्टल, ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, प्रिडिक्टेबिलिटी। इसको क्या कहा जाता है व्हेन डेवलपमेंट मूव्स फ्रॉम सेंटर टुवर्ड्स पेरिफेरल ऑर्गन्स? सोच समझ के आंसर कीजिएगा। देखिए, फिर से कंफ्यूज हो गए सारे। ओके, नाउ PS, संगीता, रीना, सोनाली are correct. Android, blue droid, check your answer. PS, ईशानी, जीता, गायत्री, गुड, वेरी गुड। सुचिस्मिता, मिनती, चेक योर आंसर। एंड्रॉइड, चेक योर आंसर। मैंने कहा था कि जो डेवलपमेंट मूव्स, व्हेन डेवलपमेंट मूव्स फ्रॉम हेड टुवर्ड्स फीट, हेड से फीट यानी डाउनवर्ड जब होता है, तो उसको कहा जाता है सेफालोकॉर्डल। ठीक है, सेफालोकॉर्डल। सी मतलब, सी और डी को ऐसे याद रखिए, सी और डी। डी मीन्स डाउनवर्ड्स। ठीक है, डाउनवर्ड, जब डाउनवर्ड जाता है तो उसको हम कहते हैं सेफालोकॉर्डल, मतलब फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक है, जब हेड टू फीट चलता है सेफालोकॉर्डल, CD मैंने कहा, CD, तो सेफालोकॉर्डल डाउनवर्ड्स जाता है। प्रॉक्सिमोडिस्टल क्या करता है? प्रॉक्सिमोडिस्टल मतलब सेंटर टू आउटवर्ड्स, ये सेंटर है, यहां से आउटवर्ड्स जाता है। ठीक है, सो इट इज प्रॉक्सिमोडिस्टल। क्वेश्चन नंबर 5, एट द एज ऑफ 5 years अ चाइल्ड्स वोकेबुलरी एबिलिटी इज। 5 साल की उम्र में एक बच्चे का वोकेबुलरी कैपेसिटी या फिर एबिलिटी कितने वर्ड्स का होता है? 1000 वर्ड्स, 300 वर्ड्स, 500 वर्ड्स, 1500 वर्ड्स? 5 साल की उम्र में। वेरी गुड। जीता, संगीता, PS, रीना, गायत्री, सुचिस्मिता, ईशानी, मिनती, प्रतिमा, बहुत अच्छे। सभी का सही आंसर आ चुका है। 1500 वर्ड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 5 साल तक हो जाएगा 1500। वही अगर क्वेश्चन होता एट द एज ऑफ 3 years, 3 years में बच्चे का वोकेबुलरी कितना होता है, तो बताइए 3 years होता है तो कितना होता है? वेरी गुड, एंड्रॉइड। जीता, बहुत अच्छे। संगीता, बहुत अच्छे। 3 साल में कितना हो जाता? 1000 वर्ड्स। ठीक है, सो अगेन आई एम अनाउंसिंग दिस ऑफर फॉर ऑल ऑफ यू। न्यू ईयर का ऑफर है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो लोग भी लेक्चरर बैच ज्वाइन करना चाहते हैं। जैसे मैंने कहा था कि बहुत ही जल्दी लेक्चरर का रिक्रूटमेंट फिर से फ्रेश नोटिफिकेशन आ जाएगा, सो वी शुड नॉट बी लैगिंग बिहाइंड। पीछे रहने वाली बात ही नहीं है, क्योंकि प्रिपरेशन हमेशा रहना चाहिए। और फ्रेश नोटिस आने के साथ ही हमारा कोर्स भी 2 बार रिपीट हो चुका होगा, यानी अच्छे से हम रिवाइज भी कर लेंगे। सो ₹1499 ओनली फॉर SSB लेक्चरर बैच एंड SSB PGT जो 2025-26 में आने वाला है। बहुत सारे रिक्रूटमेंट होने वाला है, लगभग 25,000 पोस्ट TGT और PGT मिला के आने वाले हैं। दिस इज अ क्लियर नोटिस। जब आप नोटिस मिलेगा तो बता देना कि सही है कि गलत, TGT का, हाई स्कूल का और PGT दोनों का। क्योंकि अभी जो डिटैच हो रहा है ना ग्रेजुएशन कॉलेजेस में से, जो डिग्री कॉलेजेस में से, वहां सभी में PGT आएगा। हर एक कॉलेज में PGT आएगा। जो भी अभी डिग्री कॉलेजेस है वहां से +2 अलग हो जाएगा, तो वहां पे PGT आएगा। इसलिए वी आर well advanced, we are well preparing for the PGT, upcoming PGT, so that you can get a job during 25-26. So with ₹999 only we are starting the PGT batch. Those who want combo price also, क्योंकि जब तक आपका एग्जाम है तब तक ये कोर्स वैलिड रहेगा,
So for combo, it will be 2299 only. So you can refer to your friends as well if you are good with this session. So join on WhatsApp also. आप WhatsApp में हमें मैसेज कर सकते हो this नंबर पर, और ये 31 जनवरी तक ही eligible है. So with this, thank you all. Share with your friends, and if you have any queries, you may ask now too.